हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक और आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमने आव्यूह का पार्ट सेकंड लाया है और आज हम लोग इतनी सारी डेफिनेशंस है, इतनी सारे रूल्स हैं, नियम हैं, इसको समझेंगे, जानेंगे। फिर इसके बाद जो है वीडियो थर्ड से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसके सॉल्यूशंस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले हमें रूल मालूम होना चाहिए, उसके रूल्स क्या होते हैं, क्या है नियम। तो ये चलिए सबसे पहले हम लोग इकाई आव्यूह क्या होता है, दशमक आव्यूह, जिसे हम लोग दशमक आव्यूह कहते हैं, इकाई आव्यूह को। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हों और शेष सभी शून्य हों, तो हम लोग इसे इकाई आव्यूह कहते हैं। जैसे में देखिए, ये हमारा वर्ग आव्यूह है, ये वर्ग आव्यूह है। ये हो गया 1 0 0, ठीक। ये हो गया 0 1 0, ये हो गया 0 0 1। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं ये 1 हो, जिसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं ये क्या हों, 1 हो, और शेष सभी क्या हों, शून्य हो। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह कहते हैं या दशमक आव्यूह कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसका पहला अक्षर आई होता है, इसलिए हम लोग इकाई आव्यूह को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव हों वो 1 हो और शेष सभी क्या हों, शून्य हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसे इकाई आव्यूह कहते हैं। ये वर्ग आव्यूह ही होना चाहिए। ये तीनों परिभाषाएं, इकाई आव्यूह, विकर्ण आव्यूह और अदिश आव्यूह, ये तीनों परिभाषाएं जो हैं वर्ग आव्यूह में ही चलेंगी, ठीक है। अगर वो आयताकार आव्यूह है तो वो उसमें नहीं चल सकता, क्योंकि आयताकार आव्यूह में विकर्ण बनता ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 3। ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया और ये तीसरा कॉलम हो गया। इसको लिखेंगे हम लोग 3। इसे कहते हैं हम लोग वर्ग आव्यूह, ठीक है। जिसके क्रम में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर ये नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, तो हम लोग इसे कहते हैं वर्ग आव्यूह, ठीक है। तो इकाई आव्यूह की परिभाषा क्या है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो और शेष सभी क्या है, शून्य हो, तो हम लोग इसे कहते हैं इकाई आव्यूह। और इसे हम लोग आई से दिखाते हैं। आप इसे I3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 क्रम का है तो I3 लिख देंगे। अगर 2 क्रम का होगा तो हम लोग I2 लिख देंगे। जैसे में ये देखिए 1 0 0 1, ये आपका 2/2 का है, 2 गुणे 2 का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, I2 लिख देंगे। या फिर आप इसे नहीं भी लिख सकते हैं, ये 3 ये 2 आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे कहते हैं इकाई आव्यूह, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं विकर्ण आव्यूह की तरफ। ये विकर्ण आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह क्या होता है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी शून्य हों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी शून्य हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे में ये देखिए, जैसे में ये हो गया, जैसे मान लीजिए 2 0 0, ठीक है, 0 3 0 0 0 4, इसे हम लोग विकर्ण आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग विकर्ण आव्यूह कहते हैं। इसमें क्या है डेफिनेशन, ऐसा वर्ग आव्यूह
जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी क्या हो, शून्य हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। और ये क्या है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो और शेष सभी क्या हैं, शून्य हैं, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह कहते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि इसमें प्रतिबंध है कि इसके विकर्ण के अवयव 1 होना चाहिए, लेकिन इसमें प्रतिबंध नहीं है, इसके विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, इसके विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें प्रतिबंध है कि इसके विकर्ण के अवयव 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग अदिश आव्यूह की तरफ बढ़ते हैं। अदिश आव्यूह क्या है, अदिश आव्यूह ये है, ये अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह में का अदिश आव्यूह का परिभाषा ये है कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव बराबर हों। ठीक, अदिश आव्यूह की परिभाषा ये है कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव बराबर हों और शेष सभी शून्य हों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा विकर्ण आव्यूह है ना, अगर इसके अवयव अगर बराबर करते हैं, जैसे ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, तो हम लोग इसे कह देंगे अदिश आव्यूह कह देंगे। ये क्या हो गया आपका, अदिश आव्यूह। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव आपस में समान हो, आपस में बराबर हो, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ इसमें क्या कंडीशंस हैं, थोड़ा सा ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको आप देखिए। जैसे आपका हो गया ये इकाई आव्यूह हो गया, ये आपका हो गया इकाई आव्यूह। ठीक, इसके बाद क्या है, विकर्ण आव्यूह है, ये हो गया आपका विकर्ण आव्यूह। फिर इसके बाद क्या है, अदिश आव्यूह, ये हो गया आपका अदिश आव्यूह, यहीं पर लिख लेते हैं। चलिए, अदिश आव्यूह, ये हो गया आपका अदिश आव्यूह। ये है आपका अदिश आव्यूह और ये है आपका विकर्ण आव्यूह और ये है आपका इकाई आव्यूह। ठीक है, अब क्या होता है कि जो इकाई आव्यूह जो होता है, यह इकाई आव्यूह आपका विकर्ण आव्यूह भी होता है। इकाई आव्यूह आपका विकर्ण आव्यूह भी होता है और अदिश आव्यूह भी आपका विकर्ण आव्यूह भी होता है। ठीक है, इकाई आव्यूह विकर्ण आव्यूह भी होता है और अदिश आव्यूह भी विकर्ण आव्यूह होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये जो इकाई आव्यूह होता है वो अदिश आव्यूह भी होता है। ठीक है, आप इसे बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत ध्यान से इसको याद रखेंगे कि इकाई आव्यूह विकर्ण आव्यूह भी होता है और अदिश आव्यूह भी विकर्ण आव्यूह होता है और इसके साथ साथ इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह भी होता है। ठीक है, तो जो हमने डेफिनेशन देखे हैं आप इसको देख सकते हैं डेफिनेशन से कि इसके रूल को ये फॉलो करते हैं। जैसे विकर्ण आव्यूह का जो रूल है वो इकाई आव्यूह इसको फॉलो करता है, जो विकर्ण आव्यूह का रूल है वो अदिश आव्यूह भी इसको फॉलो करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो अदिश आव्यूह के जो रूल हैं वो विकर्ण आव्यूह भी उसको फॉलो करता है। मैंने जो 3 डेफिनेशन दिया है आप उसको देख करके अब इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे जो रूल हैं उनको हम बताते हैं। अब हम लोग ये पढ़ेंगे आव्यूहों की समानता। जैसे 2 आव्यूह हैं उनको हम 2 समान आव्यूह कब कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका, जैसे मान लीजिए कि ए हो गया। ठीक है, ए बराबर कुछ भी ले लीजिए आप, मान 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका ए हो गया और इसके साथ साथ बी, ये आपका बी हो गया। जैसे मान लीजिए कि हमने ए ले लिया, ठीक है, फिर इसके बाद 2 ले लिया, फिर इसके बाद 3 ले लिया और इसके बाद 4 ले लिया, इसके बाद बी ले लिया और इसके बाद सी ले लिया।
ठीक है। यदि ए जो है 1 के बराबर हो जाए, यदि ए बराबर 1 हो जाए और बी बराबर 5 हो जाए, बी बराबर 5 हो जाए और ये सी बराबर 6 हो जाए, सी बराबर 6 हो जाए, ठीक है। अब इसका क्रम भी देख लीजिए, इसका क्रम कितना है, इसका क्रम हो गया 2 और ये 1 2 3, ये हो गया 3। इसका जो क्रम है वो 2 गुणे 3 का है। इसका भी क्रम देख लीजिए 1 2, ये हो गया, और ये देखिए 1 2 3, ये हो गया आपका 3। तो सबसे पहला प्रतिबंध ये है, अगर दो आव्यूह को हम लोग समान आव्यूह कहते हैं यदि इनके क्रम आपस में क्या हो, बराबर हो। दो आव्यूह समान आव्यूह तभी कहे जाते हैं जब उनके क्रम बराबर हो, यानी कि उनकी कोटि बराबर हो, समान हो, और उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर हो, तभी हम लोग दो आव्यूह को समान आव्यूह कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि ए बराबर बी, अगर मैंने कह दिया कि ए बराबर बी, ये आव्यूह ए और ये आव्यूह बी अगर समान आव्यूह हैं तो 100% उनकी कोटि भी बराबर होना चाहिए और उनके संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि आव्यूह ए और आव्यूह बी आपस में समान हैं, ठीक है। तो इसमें दो आव्यूहों की समानता का प्रतिबंध ये है कि उनके संगत अवयव बराबर हों और उनकी कोटियाँ भी आपस में बराबर हों, तभी हम लोग उनको समान आव्यूह कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 2 गुणे 3 का है, अगर मैं इसको 3 गुणे 2 का कर दूँ तो ये आव्यूह आपस में बराबर नहीं होंगे, ये समान आव्यूह नहीं कहे जाएंगे अगर ये इनकी कोटि डिसबैलेंस है। अगर इनकी कोटियाँ समान नहीं है तो हम लोग इनको समान आव्यूह नहीं कहेंगे। तो दो प्रतिबंध है, इनके संगत अवयव आपस में बराबर हों और इनकी कोटि भी आपस में समान हो, ठीक है, तभी हम लोग दो आव्यूहों को समान आव्यूह कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए की जगह पर 1 रख देंगे, अब बी की जगह पर 5 रख देंगे और सी की जगह पर 6 रख देंगे, ठीक है। तो ये दोनों आव्यूह आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, और जहाँ तक कि इनकी कोटि जो है समान है, ठीक है, इनकी कोटि भी क्या है, समान है, ठीक है ना। तो हम लोग दो आव्यूह को समान आव्यूह तभी कहेंगे जब उनकी कोटि आपस में समान हो और उनके संगत अवयव भी आपस में समान हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये आव्यूह आपस में क्या है, समानता रखते हैं, ठीक है। चलिए, आव्यूहों का योग तथा प्रतिबंध। आव्यूहों का योग तथा प्रतिबंध देखिए, दो आव्यूहों का योग हम लोग ऐसे दिखाते हैं। मान लीजिए कि पहला आव्यूह ए हो गया और दूसरा आव्यूह बी हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको जोड़ सकते हैं यदि इनकी कोटियाँ आपस में समान हो, ठीक है। यहाँ पर ए की कोटि और बी की कोटि अगर आपस में समान है तभी हम लोग दो आव्यूह को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो हमने क्या प्रतिबंध बताया, दो आव्यूहों का योग, तो दो आव्यूह को जोड़ सकते हैं, लेकिन तभी जोड़ सकते हैं जब उनके क्रम आपस में समान हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका आव्यूह है, ठीक है, और प्लस ये कोई आपका आव्यूह है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये P गुणे Q क्रम का है और ये R गुणे S क्रम का है, जब तक ये जोड़े नहीं जाएंगे तब तक ये जो है ये तब तक नहीं जोड़े जाएंगे जब तक इनके क्रम आपस में समान न हो जाए, ठीक है। तो हम लोग दो आव्यूहों को तभी जोड़ सकते हैं या दो आव्यूहों को तभी घटा सकते हैं जब तक कि इनके ये कोटि अगर समान हो जाएं इनके, तभी हम लोग दो आव्यूह को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये आव्यूहों के गुणधर्म, आव्यूहों के गुणधर्म क्या होते हैं, ये क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, जैसे मान लीजिए कि दो आव्यूह ए और बी हैं, ठीक है, अगर इनकी कोटि समान है तो जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इनके क्रम को हम चेंज कर सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम। अगर दो आव्यूह हैं तो इनके क्रम को चेंज कर सकते हैं इनके, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, क्रम विनिमय नियम। दो आव्यूहों का योग जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है। तो आव्यूहों का योग जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है। आइए साहचर्य नियम देखते हैं। साहचर्य नियम क्या है, मान लीजिए कि 3 आव्यूह हैं, ए
बी सी, ये 3 आव्यूह हैं। तो साचर्य नियम में क्या है, जैसे मान लीजिए कि ए प्लस बी आर प्लस सी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस, ये हो जाएगा बी प्लस सी। इसे हम लोग साचर्य नियम करते हैं। तो आव्यूहों का जो योग होता है वो साचर्य नियम का पालन करता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निरसन नियम, निरसन नियम को हम लोग बोलते हैं कैंसलेशन लॉ। निरसन नियम को क्या बोलते हैं, कैंसलेशन लॉ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी, ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से ए को हटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका बी बराबर सी, क्या बचेगा, बी बराबर सी। अब जैसे आप ए को हटा देंगे यहाँ से तो क्या बचेगा, बी बराबर सी बचेगा। इसे हम लोग निरसन नियम कहते हैं, कैंसलेशन लॉ कहते हैं, कैंसिल करना, ठीक है। आगे देखिए, योज्य तत्समक, इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। योज्य तत्समक का मतलब ये होता है कि अच्छा ये देखिए, पहले हम लोग अंकों में चलते हैं। ये बताइए कि मैं 3 में ऐसा कौन सा संख्या जोड़ दूँ, 3 में ऐसा कौन सी संख्या जोड़ दूँ कि इसके मान में कोई प्रभाव न पड़े। तो आप कहेंगे कि मैं 3 में 0 को जोड़ दूंगा तो इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप कह सकते हैं अगर मैं 3 में 0 को जोड़ दूँ तो इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर 0 में 3 को ही जोड़ दीजिए तो इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी तरह से अगर कोई आव्यूह है तो उस आव्यूह में किस आव्यूह को मैं जोड़ दूँ कि उस आव्यूह के मान में कोई प्रभाव न पड़े, तो आप कहेंगे शून्य आव्यूह, ठीक है। क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह। तो एक ऐसा आव्यूह जिसको हम लोग किसी आव्यूह में जोड़ें, ठीक है, तो उसके मान में कोई प्रभाव न पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, उसको योज्य तत्समक करते हैं। संख्या में आएंगे तो वो 0 संख्या है, आव्यूह में जाएंगे तो वो 0 आव्यूह है, ठीक है। 0 आव्यूह को हम लोग, शून्य आव्यूह को हम लोग किसी भी आव्यूह में जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई आव्यूह है, इस आव्यूह में मैं शून्य आव्यूह को जोड़ दिया, या फिर शून्य आव्यूह में ए को जोड़ देंगे तो इसके मान